एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, एक वीडियो है और ये वीडियो पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली होने वाली है। सो वीडियो है बेसिकली पाकिस्तान टू रिमेन इन FATF ग्रे लिस्ट, और ये वीडियो हम देखेंगे और देखते हैं कि क्या रीजन है और क्यों ऐसा हुआ। सो बिना देरी के चलते हैं सब वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रांस के खिलाफ सदर साहब बयान दे। पहले अपना कराची देखो भाई, तुम गटर में बैठे हुए हो, तुम्हारे सारे बच्चे करोड़ों की तादाद में गटर के अंदर पल रहे हैं। तुम जो है वो घरों से और अपने वॉशरूम से गंदगी उठा के अपने मोहल्ले में फेंकते हो, जिसके ऊपर तुम्हारे बच्चे बैठते हैं और वॉक करते हैं, और तुम फ्रांस को लेक्चर देते हो कि ज़िंदगी क्या होता है। तो बीच में पाकिस्तान आ गया जी पापाए रोम की तरह कि हम कोई वेटिकन सिटी की बुनियाद पे पाकिस्तान को रन कर रहे हैं। तो आप हमारे मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। एक ऐसे मुल्क को कह रहा है जिसने 200 साल पहले इनकलाब ला के, तो ये पाकिस्तान जैसे जोकर बादशाह जो हैं उनको टिक्के मार के तो उतार दिया था। सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज दो बड़ी खबरें हैं जिन्हें हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि पाकिस्तान FATF में ब्लैक लिस्ट होने से तो बच गया, लेकिन वो अभी भी ग्रे लिस्ट में है। जून तक का टाइम मिला है उन्हें। 27 में से 24 पॉइंट्स पाकिस्तान ने मीट किए हैं। अभी भी 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर उन्हें काम करने की ज़रूरत है, ऐसा कहा गया है FATF की हाल ही में मुकम्मल हुई पेरिस मीटिंग में। और दूसरा हमारा जो अहम तरीन टॉपिक है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के DGMOs की हॉटलाइन पर मीटिंग हुई। ये खबर बाहर आई है कि 2003 की जो LOC सीज फायर लाइन का एग्रीमेंट था वो भारत और पाकिस्तान में फिर से बहाल हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब LOC पे जिस तरह पिछले कुछ अरसे से चैलेंज हो रही थी वो अब नहीं होगी। देखते हैं कि ये सीज फायर एग्रीमेंट कब तक चलता है। प्रोग्राम में खैर मकदम कहेंगे बैरिस्टर हामिद बशानी साहब को। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। हामिद बशानी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने खबर सुनी पाकिस्तान FATF में अभी भी ग्रे लिस्ट में है। मैं इस प्रोग्राम में आने से पहले पाकिस्तानी मीडिया को देख रहा था, वहाँ पर बड़ी खुशी का इजहार किया गया। ये कहा गया कि आलमी दुनिया की साजिश नाकामयाब हुई, भारत की तमाम कोशिशें नाकामयाब हुई, पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ। मैं ये सोच रहा था कि बजाय कि खुशी का इजहार करने के, पाकिस्तान के मीडिया को, वहाँ के लोगों को इस बात पर सोचना चाहिए कि आखिर 2018 से लेकर अब तक हम FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों हैं। आखिर क्यों आलमी दुनिया ने हमें कटघरे में खड़ा किया हुआ है और हमसे बार बार दहशतगर्दी को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो डिबेट है, जो सही डिबेट है, वो क्यों नहीं हो रही? बात को दूसरी तरफ घुमाने को और ट्विस्ट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखें जी, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि पाकिस्तान में जो रियल एक्सपर्ट्स हैं और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर हैं, दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड बाय दिस डिसीजन। और ये जो FATF है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स, जो कि इंटरनेशनल एक इदारा है जिसका काम मॉनिटर करना था इस सिलसिले में पाकिस्तान को कि वो क्या डेवलपमेंट कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में, टेररिज्म में, और इस तरह के जो इंटरनेशनल मॉनिटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसमें जो पाकिस्तान के रियल एक्सपर्ट थे, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट थे या जो इस तरह के लोग थे, उनको तो 100% यकीन था कि हम जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है is trying to pull out of the grey list. Pakistan is not trying to save itself from
गोइंग इनटू द ब्लैक लिस्ट। क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट की वहाँ पे बात हो नहीं रही, ये जो बात भी कर रहा है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो शैलो किस्म की थिंकिंग रखता है भाई। उसकी वजह यह है कि कुल 30 निकात थे गुज़श्ता 2 साल से हम देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान प्रोग्रेसिवली एंड कंसिस्टेंटली तरक्की करता रहा है। वो तरक्की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए नहीं कर रहा था, वो शराइत थी कि आपको ग्रे लिस्ट से हम निकालेंगे अगर आप ये चीज़ें पूरी कर लें। तो उन्होंने 30 में से पहले वो 24 कर ली थी, अब 26 के करीब वो पहुंच गए, जिसका मतलब ये था कि अगर वो 30 पूरी कर लें या सो फार उनको मुतमईन कर दें कि भाई हमने 30 जो है को टच कर लिया सेटिस्फैक्टोरली, तो उनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता। So there was no discussion about blacklist. Blacklist was the discussion a year ago कि जब वो बिटवीन 30 और 15 के घूम रहे थे, तो उसमें ज़ाहिर है फिर ये खतरा भी मौजूद था कि अगर हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते तो हम पीछे जा सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक लिस्ट में हम। तो ये कॉमन सेंस है ऑब्वियसली, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया को इतना जाहिल नहीं है पाकिस्तान का, तो फिर ऐसे क्यों इसको वो रिपोर्ट कर रहा है कि वो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। बेवकूफ़ आदमी जैसे अपने आप को स्मार्ट समझना शुरू हो जाए ना, तो वो ऐसी हरकतें करने लगता है कि जिससे जो है वो बड़ी उसकी अपनी जगह साई जो है वो होती है। अब ये बात पाकिस्तान का हर आदमी समझता है कि भाई हम पे कितने नकायत की शराइत थी और उनमें से कितनी हमने पूरी कर दी। और इस दफ़ा हमारे माहिरीन ये कह रहे थे कि वो यार ऑलमोस्ट देयर, को 2-3 का फ़र्क रह जाएगा हम पूरे। उसके अचानक जो है वो मीडिया पलटा खाए और बजाय ये खबर देने के कि पाकिस्तान इस दफ़ा ग्रे लिस्ट की जो शराइत थी पूरी करने में 2-3 शराइत से रह गया, अनफॉर्चुनेटली आगे ब्रैकेट में लिख देते, उसके बजाय उन्होंने सुर्खियां लगाई कि ब्लैक लिस्ट में जाने की साजिश से बच गया। वेयर वाज द कंस्पिरेसी एंड व्हाट वाज द साजिश? देयर इज नो टॉक अबाउट साजिश और कंस्पिरेसी एट ऑल। इससे क्या लगता है कि पाकिस्तान में रिसेंटली एक जो फाशिस्ट काइंड ऑफ माइंडसेट डेवलप किया गया है, जिसने सबसे पहले मीडिया को अपनी गिरफ्त में लिया है, उसके बिल्कुल डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड उन्होंने जो है वो बना लिए हैं, जिसका सबसे पहला उसूल ये है कि इतना झूठ बोलो और इतने तसलसल से बोलो। ये पुराना क्लीशे है लेकिन इसके अंदर अगर आप जाएं ताकि लोगों को उस पर 100% यकीन हो जाए कि जी बिल्कुल ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, और यही मीडिया कर रहा है। एक लेट नाइट कॉमेडियन जैसे यूनाइटेड स्टेट में होते हैं ना, इस तरह पाकिस्तान में भी होते हैं, जो रात को हुक्मरानों की जो खबरें होती हैं ना उन पे मज़ाहिया तबसरे करते हैं। तो उसमें से एक ख्वातून का मैं देख रहा था कि जिस तरीके से ये नई गवर्नमेंट की जो न्यूली फाउंड मेंटालिटी है, जिसमें पॉजिटिविज्म और हकायक को न तस्लीम करना और ये दावा कर देना कि जी अगर आपको दिल से यकीन हो तो दुनिया का हर काम हो जाता है, यानी मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो बनना है, नो मैटर कि मेरे खिलाफ पूरी कायनात क्यों ना खड़ी हो। ये इस तरह की जो मेंटालिटी है ना, इसको मीडिया में भी इंड्यूस किया जा रहा है और हम देख रहे हैं बड़े बड़े इश्यूज पे मीडिया का स्टैंड जो है इज रियली वेरी डिस्गस्टिंग, और सम मामलात में इज रियली रियली नॉट ए मीडिया रोल। ये जो बिके हुए लोग होते हैं और बहुत ही बंद किस्म के जहन और बहुत ही जो है ना वो एक तरीके से आप समझ लें कि बायस और प्रेजुडिस किस्म की जो मेंटालिटी होती है ना सच्चाई के खिलाफ, वो वहाँ पे प्रिवेल करती है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये खबर है। अब इसमें देखें मीडिया को लिखना क्या था। कोई भी जो मीडिया होता है ना किसी मुल्क का, वो अगर कोई मुल्की राज को आश्कार कर रहा हो, कोई सीक्रेट जो है उसको डिस्क्लोज कर रहा हो, कोई अपने मुल्क की कोई ऐसी जो है वो चीज़ बाहर कर रहा हो जो कमज़ोरी बन के दूसरे मुल्कों के हाथ में आती हो, तो आप कह सकते हैं कि ये मीडिया मुहब्बे वतन नहीं। उसमें एक थोड़ी सी बात बनती है कि एक एट द पीरियड ऑफ ट्रायल जो है आपका मीडिया वहाँ खड़ा हो गया, उसने किया। लेकिन जब मीडिया कौमी जो सच्चाइयाँ होती हैं जिस पे मुल्क डिपेंड कर रहा होता है और मुल्क की सर्वाइवल का क्वेश्चन होता है, उसको डिस्टार्ट करके बयान करे या उसको छुपाना शुरू हो जाए, तो उससे ज़्यादा गैर मुहब्बे वतन अनपैट्रियोटिक जिसको आप कहते हैं कोई और नहीं हो सकता। ये हरकत है इन लोगों की। भाई इस वक्त पाकिस्तान ने खुद ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि ये 30 शराइत जो हम पे लगी हैं ये जेन्युइन शराइत हैं और हमें इन पे काम करना है।
आपका मिनिस्टर कहता है कि हमने जी जो 3 रह गई हैं इन पे भी असल में बहुत हद तक हमने काम कर लिया था, और जो FATF है उसने हमें अप्रिशिएट किया है, एंड दिस इज वेरी इनकरेजिंग, ये उसके अल्फाज हैं। तो जिसका मतलब ये है कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है इज कोऑपरेटिंग विद FATF। सो दिस इज नॉट ए सीक्रेट टू डिस्क्लोज, ये दिस इज नॉट ए वीकनेस टू एक्सपोज सो योर एनिमी इज गेटिंग स्ट्रेंथ और समथिंग। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको आप छुपाएंगे तो आप बहुत बड़ी अपने मुल्क काम और अपने लोगों के साथ सख्त किस्म की जो है वो बदयानती कर रहे होते हैं। अब इसको छुपा के कि भाई बजाय इसके कि हम ग्रे लिस्ट से निकलें, बात करें कि जी हमें तो ब्लैक में डाल रहे थे तो हम इतने बड़े बहादुर और अजीम शान लोग हैं कि हम टहलते टहलते उससे बाहर आ गए। दिस इज द एटीट्यूड विच इज बेसिकली ए मेंटालिटी ऑफ फेलियर, कि जब फेलियर के बाद आदमी इंसिस्ट करता है कि नहीं मैं फेल हो ही नहीं सकता। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, तो वो रिजल्ट आता था ना, तो रिजल्ट वो लगाते थे दीवार पे, एक ही लिस्ट लगा के चले जाते थे। तो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं स्टूडेंट, तो वहां जम गठा है, तो एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के तो ऊपर अपना रोल नंबर देखते थे। तो एक स्टूडेंट मैंने देखा, वो 4 दफा दूसरे के कंधे पे चढ़ के उसने अपना रोल नंबर देखा और नीचे उतर के फिर 5वें को कहता है मुझे। मैंने कहा यार बात सुनो, यू फेल्ड, सो लेट्स एक्सेप्ट दैट। अब तुम्हारे 5वें दफा इस बेचारे के कंधे पे चढ़ने से तुम्हारा रिजल्ट नहीं बदलेगा, फेल हो गए हो मानो, या उधर खड़े हो जाओ, ये घंटे आधे घंटे बाद सब चले जाएंगे, तुम वहां आगे खड़े रहना, 1 घंटा और खड़े होके देखते रहना, अगर उससे कोई फर्क पड़ता है। ये वो मेंटालिटी है एक हाई स्कूलर की, एक मेंटालिटी होती है जिसमें कि बंदा हकायक तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि मैं भी कभी फेल हो सकता हूँ, हाउ इट्स पॉसिबल। तो इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये मीडिया का रिएक्शन देख के। लेकिन इसमें ये बात अहम नहीं, अहम बात ये है कि पाकिस्तान ने जब 30 में से 26 या 24 जो नकात हैं वो पूरे कर लिए, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन से नकात हैं जो पूरे करने में इतना तामल है कि गुज़श्ता 6 महीने से ये सारी चीज़ उसके इर्द गिर्द घूम रही है। और वो नकात हैं टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग और इससे रिलेटेड। तो वो नकात वो इसलिए पूरे नहीं कर रहा है कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि अब भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी फोर्सेस ऑफ ईवल मौजूद हैं या फोर्सेस ऑफ डार्कनेस जो टेररिस्टों को अपना हामी, नासर और एसेट समझती है, और वो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार ही नहीं जहाँ टेररिस्टों के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं, उनके लिए सारी गलियाँ बंद हो जाएं, वो पकड़े जाएं या वो बेदस्तोपा हो जाएं। तो ये है असल प्रॉब्लम, इस पे बात करनी चाहिए मीडिया को। इस पे वो बात नहीं कर रहा कि हमने अभी तक टेररिज्म जो है उसके सर पे हाथ रखा हुआ है या उनको अभी तक जो है स्पेस दे रखी है। उसके बजाय वो बात करते हैं कि हमें इंडिया या इजराइल जो है वो धकेल रहा था काले कुएं में और हम उससे निकल के आ गए। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट एंड सो अनरियलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है हमीद बशानी साहब। इससे पहले कि हम दूसरे टॉपिक के ऊपर जाएं, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का बयान जो उन्होंने फ्रांस के खिलाफ दिया और किस तरह से फ्रेंच एम्बेसडर को समन किया गया वहाँ के एंटी रेडिकलिज्म बिल पर। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के बयान को लेकर फ्रांस ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को समन किया है और उनको ये कहा है कि हाउ डेयर यू क्वेश्चन फ्रांस, एक कंट्री के जिसके अपने उनके लॉज हैं, वो एक किला है सेकुलरिज्म का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, स्पीच का। तो ऐसे मुल्क को पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जब लेक्चर देता है तो क्या आप समझते हैं दुनिया उसे किस तरह से देखती है? नहीं, ये तो जोक है जी, ये बहुत बड़ी जोक है। और मैंने इसका बारहा जिक्र किया कि ये पाकिस्तान की जो लीडरशिप होती है ना, उसको ये खब्त सवार हो जाता है कि वो कोई पापाए रोम की तरह जो है ना मजहबी तौर पे इस्लामी दुनिया के लीडर हैं, और दुनिया में कहीं अगर किसी मुसलमान का कहीं वो मसला चल रहा है तो ये उसके स्पोक पर्सन है।
और ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जो फ्रांस के इशू में इन्होंने अपनी टांग डाली है, इनका इसमें कोई काम नहीं था। इट हैज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। फ्रांस का जो हिस्टोरिकली इशू चल रहा है जिन मुसलमानों के साथ, वो ज़्यादातर अरबिक स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग मुसलमान हैं जो या तो नॉर्थ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर अरब कंट्रीज से। और चूँकि उनका एक लंबे अरसे से, आपको पता है कि फ़्रांस के साथ कॉलोनियलिज़म के दौर से लेके एक ताल्लुक़ रहा है। बाज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी सरकारी और कौमी ज़बान तक जो है वो फ्रेंच है। उनके आपस में बड़े इस तरह के रिश्ते हैं जैसे हम बर्र सगीर के लोगों के जो है वो अंग्रेज़ों के साथ थे, लैंग्वेज के हवाले से या कॉलोनियलिज़म के हवाले से। तो उस दौर के बहुत सारे हमारे ग्रीवेंसेस भी हैं, जैसे जलियांवाला बाग है और इस तरह की, यहाँ उन्होंने गलत कर दिया था, वो दौलत लूट ली थी। वो एक हिस्टोरिकल जो कॉलोनियल चीज़ें हैं वो भी हमारे जहनों में होती हैं जब हम एक दूसरे से मामला करते हैं। अब वो लोग फ्रेंच बोलते हैं तो वो फ्रांसीसी लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक पाकिस्तानी जो नया इमिग्रेंट ताज़ा फ्रेश आउट ऑफ द बोर्ड जिसको आप कहते हैं आता है, तो उसे कोई फ्रेंच नहीं आती, ना वो ढंग की इंग्लिश बोलता है, ना फ्रांसीसी किसी से इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। तो वो हवा में एक तारीख उसमें चलता हुआ आदमी होता है जिसको ना किसी बात का पता है, ना कोई गहराई का उसको इल्म होता है। और वो ख्वाह आके तो अपने आप को, उसने अगर एक दो ऐसी हरकतें कर दी कि एक बच्चे ने हमला कर दिया चर्च पे या कुछ इस तरह, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान सेंटर ऑफ द स्टेज पे आ गया। वो कभी भी नहीं आ सकता फ्रेंच पॉलिटिक्स इन रेफरेंस टू मुस्लिम्स। इन रेफरेंस टू मुस्लिम फ्रेंच पॉलिटिक्स में कभी भी अगर कोई कुव्वत या कोई ताकत या कोई ग्रोह आगे होगा तो वो फ्रेंच स्पीकिंग ग्रोह होंगे, ख्वाह वो कोई लबनानी हो या कोई नॉर्थ अमेरिकन अल्जेरियन हो, नॉर्थ अफ्रीकन सॉरी अल्जेरियन हो, या जो है वो मराकश का हो या कोई ऐसे मुल्कों का। अब वो आपस में जो है, मैंने कहा कि उनके वो बीच में पाकिस्तान आ गया जी पापाए रोम की तरह, कि हम कोई वेटिकन सिटी की बुनियाद पे पाकिस्तान को रन कर रहे हैं, तो आप हमारे मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। एक ऐसे मुल्क को कह रहा है जिसने 200 साल पहले इनकलाब ला के, तो ये पाकिस्तान जैसे जोकर बादशाह जो हैं उनको किकें मार के तो उतार दिया था। ये जो जोकर ही है ना, ये अलवी, हु इज द अलवी, उसकी व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, उसने क्या काम किया, ऐसा कहते हैं सोशल मीडिया पे उसे। हाँ, उसने क्या काम किया है माजी में, उसके अवाम के साथ क्या रिश्ते रहे हैं। ही इज जस्ट लाइक ए किंग, ही वाज अपॉइंटेड बाय अनदर किंग who became king because of his heroship, not because he is a politician। तो उसको उसने रातों रात जो है वो बना दिया सदर। उसने टोपी पहन ली और समझ लिया मैं कोई पापाए रोम हूँ। व्हाट द हेल इज दिस भाई, क्या ताल्लुक है तुम्हारा। ये तुम्हारे जो अनपढ़ किस्म के लोग, जिन अनपढ़ से मुराद ये है कि जिसको फ्रेंच का एक सेंटेंस नहीं आता, उसको पहली बात है कि इन मामलात में मदाखलत ही नहीं करनी चाहिए। तो ये लोग वहाँ अगर रोज़गार की तलाश में, अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में, और सबसे बड़ी बात यह है कि रोटी की तलाश में, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इज़्ज़त नफ्स की तलाश में, क्योंकि पाकिस्तान में आदमी सिर्फ भूखा नहीं मरता, वो इज़्ज़त नफ्स बचाते बचाते ज़्यादा मरता है, और उसको ज़्यादा जूते उसकी इज़्ज़त नफ्स पे पड़ते हैं उसके पेट से ज़्यादा। वो अगर भाग के बोटों में घुस के जाके फ्रांस में किसी कैंप में उसने पनाह ली हुई है, और दूसरे दिन वो मुसलमानों का लीडर बन के फ्रेंच को जो है वो सबक सिखाना शुरू हो जाए कि जिंदा कैसे रहा जाता है, तो दैट इज़ रियली शेमफुल। और ये इन लोगों को समझना चाहिए, दे आर जस्ट लाइक जोकर्स। और वो इसलिए ज़्यादा अपने जोकरपन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग उसको बाई कर रहे हैं कि जी वो हमारे खान साहब ने ये फरमा दिया और फलां ने उसकी बोलती बंद कर दी। भाई कम अज़ कम कोई अक्ल के नाखन लो, पहले अपनी हैसियत देखो। आप वहाँ पे कोई एज ए टूरिस्ट नहीं गए हुए या एज ए स्टूडेंट नहीं गए हुए। मतलब एक होता है ना जी हम्बलनेस, और एक इंसानियत होती है। अब यहाँ कनाडा में देखें, एक किसी लड़की ने प्राइम मिनिस्टर को एक सवाल कर दिया, तो अगर मैं जर्नलिस्ट होता तो मैं इसको ऐसे हाईलाइट करता कि देखें ये पाकिस्तानी लड़की विजिटर है या स्टूडेंट है, ये कैनेडियन कितने ग्रेट लोग हैं कि इन्होंने इसको अपने प्राइम मिनिस्टर तक एक्सेस दे दी कि तुम यहाँ की सिटीज़न हो या नहीं हो, तुम्हारी कोई सर्विसेज हैं या नहीं, तुम्हारा बाप दादा यहाँ का जागीरदार था या नहीं, तुम्हारे मामू के पास कितने $1 बिलियन हैं या नहीं, तुम फिर भी प्राइम मिनिस्टर को सवाल कर सकती हो।
तो उसका पाकिस्तानी मीडिया, आपने कहा था कि ये पाकिस्तानी मीडिया उसको इस तरह बयान करता है कि पाकिस्तानी खातून ने प्राइम मिनिस्टर की बोलती बंद कर दी। कैन यू इमेजिन? दीज आर द पीपल, अनग्रेटफुल, अनफेथफुल, अनकाइंड एंड आई वुड से इनह्यूमन। ये क्वालिटीज लेके पैदा होता तो हर बच्चा ऐसा ही होता है कि उसमें कोई चीज़ भी डेवलप करनी होती है, लेकिन ये लगता है कि बच्चे को पैदा होने के फौरन बाद सबसे पहले ये कूट कूट के भरते हैं पाकिस्तान में ये चीज़ें कि तुम जो है ये खुसूसियात डेवलप करो ताकि लोगों को इरिटेट करो। वह तुम जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, डिप्लोमेट हो, जो हो, लोगों को इरिटेट करो। तो ये इरिटेट करने वाली बात हुई कि आप जनाब फ्रांस के खिलाफ सदर साहब बयान दे रहे हैं। पहले अपना कराची देखो भाई, तुम गटर में बैठे हुए हो, तुम्हारे सारे बच्चे करोड़ों की तादाद में गटर के अंदर पल रहे हैं। तुम जो है वो घरों से और अपने वॉशरूम से गंदगी उठा के अपने मोहल्ले में फेंकते हो, जिसके ऊपर तुम्हारे बच्चे बैठते हैं और वॉक करते हैं, और तुम फ्रांस को लेक्चर देते हो कि ज़िंदगी क्या होता है। अब इन लोगों के साथ क्या किया जाए? मैं समझता हूँ कि इस पर बात करना ही जो है ना बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम है। सही। जब ये एतराज़ करते हैं कि नहीं जी हमारे लिए प्रॉफिट मोहम्मद का रुतबा बहुत ये है और आपने जो लॉज बनाए हैं बड़े ख़राब हैं, भाई उनके मुल्क में रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा मसला है, उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने वो लॉज बनाए हैं। आपके लिए प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हर मुसलमान के लिए हैं, होने भी चाहिए। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपके अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ में, जैसे मसलन अभी आमिर लियाकत ने एक ट्वीट की थी, एक पूरी कंट्रोवर्सी हुई उसे लेकर, तो वो जो हिंदू गॉडेस थी उसको लेकर उसने एक बहुत ही भद्दा मजाक किया। अब बाद में आमिर लियाकत से जब लोगों ने सवाल जवाब किए और पाकिस्तानी मुस्लिम्स ने किए, ऐसी बात नहीं है, तो ये भी अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। तो उसके जवाब में आमिर लियाकत ने एक फॉर्मल अपॉलॉजी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझसे गलती हो गई और मैंने अपना ट्वीट हटा लिया है, मैं तमाम मज़ाहिब की कदर करता हूँ। तो सवाल ये बनता है कि जब आप करें तो एक अपॉलॉजी से ही सारी बात जो है बिगड़ी हुई बात बन जाती है, और सामने वाला अगर वही हरकत कर दे तो ब्लास्फेमी के चलते आप उसको सूली पर टांग देते हैं। ये भी एक फ़र्क है। ये आई डोंट नो कितने पाकिस्तानियों को ये बात अच्छी लगेगी या नहीं, मगर ये एक रियलिटी है। आप करें तो अपॉलॉजी और दूसरा सामने वाला करे तो ब्लास्फेमी। खैर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर बात की, एक मीटिंग हुई उनके दरमियान, और उसके रिजल्ट में 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था वो उन्होंने बहाल किया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं बशानी साहब? ये तो एक खुशाइन बात है। व्हाट डू यू थिंक, कितने अरसे तक ये बहाल रहेगा? देखें, ये तो जो उन्होंने मीटिंग की और उसके रिजल्ट में ये तो इसका आखिरी सीन है। मैं इसको पीछे से देखता हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़े सीन हैं, चूँकि जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन या मेजर जनरल को पाकिस्तान की साइड पे या लेफ्टिनेंट जनरल जो इंडिया की साइड पे, उनको कहाँ इतना इख्तियार होता है कि वो कोई इतने बड़े बड़े वाइटल किस्म के डिसीजन जो है ना कर सकें। ऑब्वियसली बाज़ाहिर तो ये समझा जाता है कि यही जो कोर कमांडर्स या मिलिट्री कमांडर अक्रॉस द बॉर्डर्स होते हैं उनको ये इख्तियार होता है कि वो सीज फायर वगैरह, बट दैट इज़ नॉट द केस। स्पेसिफिकली जब इतना ब्रोकन किस्म का पीस हो गुज़श्ता ऑलमोस्ट 17 ईयर से, तो इसके पीछे जो मेरी रिसर्च और अंदाजे हैं उसके मुताबिक ये तकरीबन 7-8, ये जब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, आप और मैं भी 2 साल से पाकिस्तान इंडिया पीस प्रोसेस के हवाले से कहीं ना कहीं बात करते भी हैं और कहीं दूसरे फोरम्स पे भी हमने बातें की हैं कि इस दौरान एक पूरा डेडलॉक रहा है। एटलीस्ट जो इसके ओपन लेवल पे कहीं भी आपको कोई हलचल, कोई गुफ्तगू, कोई कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रही थी। बहुत बड़ा डेडलॉक था। तो ये अक्सर ये होता है कि जब डेडलॉक हो जाए तो उसमें फिर जो है ना ट्रैक 2 जो डिप्लोमेसी है या पीछे बैठे हुए लोग होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में कम से कम 4-5 मीटिंग्स हुई हैं मुख्तलिफ सतहों पर। अभी रिसेंटली जो एक मीटिंग हुई थी जो ऑफिशियल सतह पे हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के ये जो हैं, क्या नाम है उनका, यूसुफ
मोदी और आपके अजीत डोगल साहब ने, ये तो बहुत बड़ी एक हाई प्रोफाइल ओपन मीटिंग थी, लेकिन मेरे ख्याल में उस मीटिंग का भी नंबर 1 एजेंडा जो है वो यही था। और उससे पहले जो है वो 3-4 मुख्तलिफ सतहों की मीटिंगों के बाद ये डिसीजन हो चुका था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से हमारा जो एग्रीमेंट है उसको ऑन किया जाए और उसकी रिस्पेक्ट की जाए। अब ये जो लफ्स है ना, इसको ऑन करना और रिस्पेक्ट करना, इट हैज़ टू डू ए लॉट विद द होल पैकेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये आपको फिर वापस शिमला एग्रीमेंट की तरफ ले जाता है। और शिमला एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ बड़ी एक्सप्रेसली मौजूद है कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतल्लिका जो मामलात हैं वो हम बाहमी गुफ्त शनीद और पीसफुल तरीके से करेंगे, तो उसमें इसको जो है वो हाथ से नहीं निकलने देंगे वगैरह वगैरह, जो लंबा चौड़ा वो है, ये उसकी भी एक रिफ्लेक्शन है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये शिमले का रिफ्लेक्शन भी है और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो डेडलॉक हुआ था उसके टूटने का रिफ्लेक्शन है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो है वो ट्रिप टू श्रीलंका ओवर इंडियन स्पेस जो उन्होंने किया। और ये मैंने वहाँ भी जिक्र किया था कि इंडियन स्पेस के ऊपर से उन्होंने नहीं जाना था, क्योंकि खान साहब जो हैं ही इज़ ए वेरी ईगोइस्टिक, बल्कि ईगोटेस्टिकल जो पर्सनालिटी जिसको आप कहते हैं वो हैं, और वो किसी सूरत में ये नहीं करना था उन्होंने। और जाहिर है कि दिस वाज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल पैकेज, जो हमारे उन खदशात को और तहफ़्ज़ात को और मारूज़ात को जो है वो मज़ीद उभारता है, जो हम बार बार बयान करते रहे कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मौजूदा हुक्मरान हैं या जो रूलिंग एलीट है और एस्टेब्लिशमेंट है, ये पाकिस्तान और इंडिया के अवाम को अंधेरे में रख के, बल्कि टू बी ब्लंट धोखे में रख के, तो ये आपस में बहुत सारे मामलात को तय कर रहे हैं। क्योंकि दोनों तरफ जो फोर्सेस बैठी हुई हैं ऑलमोस्ट दे हैव द सेम काइंड ऑफ मेंटालिटी। दोनों जो है वो पॉपुलिज्म के हवाले से अपने आप को जो है वो लेके चलते हैं, दोनों के ख्यालात, ड्रीम्स, एवरीथिंग इट गोज़ बाय दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। तो इसमें उन्होंने ये चीज़ें जो तय की, अब देखें अवाम का जहाँ तक ताल्लुक है, कितने साल हो गए, 17 साल से अवाम बेचारे जो कुछ भी हैं वो इस पे पीट रहे हैं कि भाई खुदा के लिए ये फायरिंग बंद कर दो या इस फायरिंग को कम कर दो। दोनों तरफ जो LOC के उस पार और इस पार, ये पुंछ और मेंढर और ये राजौरी और ये जो इलाके हैं, एक ही किस्म के लोग आबाद हैं जो दुनिया के गरीब तरीन लोगों में से एक हैं। उनकी फैमिली तकसीम है, वहाँ के बारे में हर बंदा जानता है कि हर तीसरे घर में डिवाइडेड फैमिली है। बाकी पूरे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये बात नहीं है। दैट इज़ समथिंग सो यूनिक कि वहाँ पे जो है ना, ये दरियाए पुंछ के उस पार और इस तरफ ये डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं और लोग एक दूसरे के हवाले से बड़े सेंसिटिव हैं। तो उसमें जो ये पिछले 20-15 सालों में जो डेवलपमेंट हुई थी, जो बसें खुली थी, आमदोरफ्त के ज़राए शुरू हुए थे, तो उसका इन फैमिलीज़ को बड़ा इमीडिएट किस्म का इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि दे वर एबल टू सी ईच अदर। फिर उसमें तजारत खुल गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का रोज़गार उससे साथ वाबस्ता हो गया था, लोगों का, विच वाज ए बिग डील कि लोगों को घर के करीब अपनी धरती पे इस तरह का जो है वो रोज़गार मिल जाए। तो इन्होंने अचानक बंदूकें उठा दी दोनों तरफ और एक दूसरे पे गोले बरसाने शुरू कर दिए विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाई वी आर डूइंग दिस। सो फार एज द टेररिज्म इज कंसर्न, तो टेररिज्म तो 89-90 से चलता आ रहा है। सो दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर दिस काइंड ऑफ वायलेशन। तो उसको मैं इस सारे प्रोसेस में देखता हूँ और ये मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान अब अपने सेकंड फेज़ पे आ गए हैं, ये जो हुक्मरान हैं, और इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल है पाकिस्तान की तरफ से फॉर श्योर, क्योंकि पाकिस्तान में मिलिटरी लीडरशिप के बगैर कोर कमांडर्स उनकी कंसेंट और उनकी एक्सप्रेस ओपिनियन के बगैर कोई मेजर जनरल या कोई किसी मायदे को और किसी सीज़फायर को वो नहीं कर सकता। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इज़ इन नो पोजीशन to even issue a statement about that, and obviously there was no statement from any politician. Statement तो आई दोनों तरफ से जो है वो मिलिटरी सर्कल से आई है। मैं इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये 2021 में
जो पुंछ के और कश्मीर के गरीब लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। लेकिन इसके बारे में अभी हमें ये देखना चाहिए कि इनके दरमियान कोई बहुत बड़ा जो समझौता हुआ उसमें इन्होंने किसको बेचा और किसको खरीदा। ये देखें, शिमला में भी ऐसे हुआ था। हम कहते हैं ना शिमला वाज एन एग्रीमेंट। हमने उस वक्त भी अप्रिशिएट किया था कि ये पीसफुल जो फोर्सेस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसमें मॉस्को ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। हम समझते थे कि ये इस पूरा जो खित्ता है इसकी जो पीसफुल फोर्सेस हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक कामयाबी की ज़मानत है। हम पीस की हर मूव को दुरुस्त समझते हैं और ये पीस की सही मूव है, लेकिन इसमें हमें पर यह भी देखना होता है कि इसके अंदर लेना देना क्या हुआ है बिहाइंड द सीन, कि आखिर पूरा नक्शा क्या है। क्या इन्होंने तय कर लिया है कि कश्मीर जो है वो तकसीम है, LOC जो है अब इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस पर सीज फायर बंद कर दी, लोगों को हमने ऑलरेडी जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से चुप करा दिया है, कहीं धमकियाँ दे के, कहीं बंदूक दिखा के, उस पार बंदूक दिखा दी, इस पार धमकी दे दी। खान साहब ने जाके मुजफ्फराबाद में कि किसी ने हलचल की तो उसका ये नहीं वो कर देंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस चल रहा था, क्या ये उसका ड्रॉप सीन इस पे होने वाला है कि आखिर में जाके LOC को एक परमानेंट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर करार दे के तो कश्मीरियों को ये हुक्म सादर कर दिया जाए कि आप बेशक बसों पे आते जाते रहें आर पार, लेकिन ज़्यादा जो है वो कोई तवक्को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, लेकिन सो फार सिर्फ इसका बंद होना ही जो है एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इससे गरीब लोगों को रिलीफ मिलेगी। जो वो बंकर्स में छुपना पड़ता था जिनको, और आपको पता है बंकर्स में जो सेक्सुअल हरासमेंट और इस तरह के जो चीज़ें सामने आती थी और जो मसाइब थे, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये इंसानी हमदर्दी की अगर देखा जाए तो इट वाज अ बिग डील जी। whether it's the drop scene of Article 370 and 35 is abrogation or not, हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि एक अमन का बहुत बड़ा स्टेप लिया है दोनों मुल्कों ने, और इससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको। तो बहरहाल एक पॉजिटिव स्टेप है, इसमें कोई शक नहीं। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी बशानी साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सही कह रहे हैं कि जो अगर इन्होंने इस तरह का कोई जो मुआहिदा तय किया है इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में, क्योंकि काफी टाइम से ही हमें खबरें सुनने को मिल रही थी और ट्वीट्स वगैरह भी देखे थे हमने जिसमें इन्होंने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पीस होना चाहिए, रिलेशन अच्छे बनाने की जरूरत है और इस तरह की चीजें हमें सुनने को मिल रही थी। तो उसके बाद अब ये सुनने को मिल रहा है कि चाइना, पाकिस्तान और भारत के बीच में रिलेशनशिप जो है वो अब मतलब अच्छे होंगे। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे नरम दिली का इजहार किया गया है, मतलब तीनों कंट्रीज की तरफ से। और अगर हम बात करते हैं बॉर्डर की, LOC की, तो यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी खबर है कि काफी टाइम के बाद, इतनी सारी चीजें फेस करने के बाद जो है अब ये सुनने को मिल रहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सीज फायर्स वगैरह कुछ नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो बॉर्डर के इस पार रहते हैं और बॉर्डर के उस पार रहते हैं और बीच में एक नदी है और उसकी वजह से लोग जो हैं, दरिया, जिसकी वजह से लोग इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। और मैं बल्कि एक वीडियो देख रही थी तो उसमें मतलब कि फैमिलीज दिखा रही थी कि अपने घरों के बारे में दिखा रही थी कि ये देखें यहाँ पर फायरिंग हुई है, यहाँ पर फायरिंग हुई है। और कुछ लोगों ने तो कहा कि बाल बाल हम बच्चे हैं, कुछ लोगों की तो टांगों पे लगी हुई है, किसी के हाथों में। तो फिर वो बता रहे होते हैं कि फायरिंग कहाँ से हुई, बोलते हैं बॉर्डर के वो सामने से, नदी के उस पार से हुई होती है। तो फिर यहाँ से भी डेफिनेटली यहाँ से भी फिर होती होगी, मतलब दोनों तरफ से होती है। तो ये एक उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि देखें वो अपनी जगह तो छोड़ के जा नहीं सकते, अपने घरों को छोड़ के जा नहीं सकते, बट ये है कि वो बर्दाश्त करते हैं, अपनी जानों को इन्होंने दांव पे लगाया हुआ है। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत ही अच्छी एक स्टेप लिया है इन्होंने। जैसे कि हामिद बशानी साहब ने कहा कि जो अब बीच के मामलात इनके क्या हैं वो हमें नहीं पता। तो ये बात रियलिटी है कि हमें इनके बीच के मामलात का नहीं मालूम कि इन्होंने किस चीज को क्लियर करके ये सारी मामलात जो हैं इसको सेट किया है, सॉर्ट आउट किया है।
बात ये है कि जिस तरह से ट्वीट सुनने को मिल रहे थे, दूसरी खबरें भी हमें सुनने को मिली हैं, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कश्मीर के मामलात को लेकर भी ट्वीट्स आए थे, तो हो सकता है कि कश्मीर का मामला जो है वो अंदर अंदर ही कुछ चीजें हुई होंगी इनकी डिस्कस, जो कि अभी पब्लिक से इन्होंने अभी डिस्कस नहीं की हैं और अभी छुपा कर रखी हुई हैं, या फिर पब्लिक के रिएक्शन की वजह से वो लोग अभी चुप बैठे हुए हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में ये क्या खबर लेकर आते हैं। और बाकी मैं यही कहूंगी कि वाकई में ही गुड न्यूज है फॉर वो लोग जो बॉर्डर के इस पार रहते हैं और उस पार रहते हैं। और इसी तरह से सर्विसेज ऑन होनी चाहिए। और मैं बैठे बैठे ये भी सोच रही थी कि अगर इस तरह से बसेस खुल जाती हैं या ट्रेन खुल जाती हैं या जहाज का आना जाना हो जाता है, तो उससे ये होगा कि मैं भी वीजा लेके आ जाऊंगी ट्रिप मारने। तो खैर इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि मैं हमेशा इसी बारे में जब इस तरह की बात होती है ना, तो मेरा पहला यही सोचना होता है कि हाँ मैंने वीजा लेके वहां चले जाना है घूमने फिरने। अच्छा खैर FATF की बात करते हैं। तो यार FATF जो मेन हमारी वीडियो का कंसर्न था, FATF वालों ने जो है हमें लग रहा था कि, बल्कि सबको ही लग रहा था, अब ट्विटर पे भी आपने देखा होगा कि एक बहुत ही बड़ी खबर चल रही थी कि जो है हम पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और ये सारी चीजें, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं भी बल्कि बहुत ज्यादा ही परेशान थी। तो उसके बाद फिर अब फाइनली ये सुबह से मेरे पास इतनी सारी चीजें मेरे पास लिंक शेयर किए गए हैं काफी इंडियन फ्रेंड्स की तरफ से। सो थैंक यू सो मच, इतनी चीजों से अपडेट रखते हैं मुझे। और बाकी ये है कि एक अच्छी खबर सुनने को मिली है कि ग्रे लिस्ट में ही है, ब्लैक लिस्ट में नहीं गया एटलीस्ट, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में जाता तो वो हमारे लिए काफी बुरा होता। और वैसे भी पूरी दुनिया में तो रुसवाई हो ही रही है, लेकिन ग्रे लिस्ट में ये है कि एटलीस्ट इन्होंने जो 30 में से 26 जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं। 4 पॉइंट्स अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किए, जिसकी वजह से इनको जून तक का टाइम मिला है। तो आई होप कि ये भी क्लियर कर लें। लेकिन यार ये ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये लोग अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, या ऐसे कौन से मेजर इश्यूज हैं इसमें कि ये लोग क्लियर नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तानी मीडिया को ना हमेशा से मुझे ये चीज समझ नहीं आती है कि वो हमेशा से ही हर बात में भारत को लेकर बीच में आ जाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं या फिर खुश हो रहे थे, उन लोग वो सोच रहे थे कि ये ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो भाई ग्रे लिस्ट में रहकर कोई इतना बड़ा मार्का नहीं मारा, स्टिल आप जहां पर थे वहीं पर ही हैं। ब्लैक लिस्ट में आने से बचे हैं, लेकिन हम ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकल पा रहे, ये बात हमारे लिए शर्म की है और हमें ये सोचना होगा। और इसकी वजह से हम लोग आज तक अपनी मतलब कि हमारा पासपोर्ट और भी बहुत सारी चीजें, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा डाउन होते जा रहे हैं। तो हमारी जो मीडिया है, मीडिया हमेशा ऐसी खबर लेकर आती है और जिसकी वजह से जो है वो पूरी जो है उनको बस व्यूज चाहिए, उनको जस्ट पैसा चाहिए और बिकी हुई मीडिया है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब देखें ना, ग्रे लिस्ट में रहने के बाद कोई इंसान कैसे खुश हो सकता है, या फिर इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, ये एक्साइटेड होने की बात नहीं है। मजा तब आए, जश्न तब मनाया जाए जब हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएं बाहर, क्योंकि ग्रे लिस्ट हमारे लिए कलंक है और वो कलंक कंफर्म हो जाएगा जब ब्लैक लिस्ट हमारे ऊपर आकर हावी हो जाएगी। तो हमें इस चीज पर फोकस करना है, हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, बजाय इसके कि हम जश्न मनाएं इन चीजों पर और ऊपर से हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर मतलब हंसे या उनको बोलें कि हाँ ये लोग तो सोचते थे कि ये ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात है कि ये ट्विटर पे ना कुछ टाइम पहले की बात है, 1 से 2 महीने पहले की, कि लोगों ने जो है ना इस पे बहुत ज्यादा ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट का बहुत ज्यादा जो है वो इश्यू क्रिएट किया हुआ था। उसमें कहा जा रहा था कि प्लीज पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दो, कोई कह रहा था पाकिस्तानी कह रहे थे हमें व्हाइट लिस्ट कर दो, या फिर इंडिया ऐसे ही कह रहे थे, मतलब दोनों ही ऐसे ही लगे हुए थे। तो फिर उसकी वजह से जो है वो दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं तो वहां पर फिर इसमें बहुत ज्यादा हंगामा राई भी हो रही थी। फिर उसके बाद जो है
मुझे लगता है कि मीडिया शायद दूसरी चीज को लेकर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है और जश्न मना रहा है, बट ये हमारी एक जश्न की बात नहीं है। इस पे हमें फोकस करना है, हमें सोचना है कि हमने कहाँ पर गलती कर दी है जिसकी वजह से हम वो 4 पॉइंट से रह चुके हैं, और ऐसे कौन से 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे। तो ये चीज सोचने वाली है, बजाय इसके कि हम बच्चों को जैसे खिलौना दे दिया जाए तो वो खुश हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी ये है कि ये जो फ्रांस वाला इशू क्रिएट हुआ है, तो ठीक है भाई, आप जो हैं अलवी साहब, पाकिस्तान में तो मैंने आज तक इनकी कोई इनरोलमेंट देखी नहीं है। जब से मैंने इनको देखा है कि सदर बने हैं, कभी भी मैंने इनको देखा ही नहीं है। इनका सेम वही प्रोसीजर मुझे नजर आता है जैसे कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में होता था, या फिर जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट में होता था। तो इस तरह की सारी चीजें, और दूसरों की कंट्री में जाकर जो कि ऑलरेडी इतनी आजाद मुल्क है, खुश हैं और हर तरह से डेवलप कंट्रीज हैं, उनको हम जाकर भाषण दें, उससे बेहतर है कि हम अपनी कंट्री को प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करें। वो ज्यादा बेहतर है। हमें सीखना है कि हमें कैसे जीना है, बजाय इसके कि हम दूसरों को सिखाएं कि कैसे जीना है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, और लास्ट में मैं आमिर लियाकत के बारे में कहूंगी कि यार आमिर लियाकत जो है, आमिर लियाकत का तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कंफर्म किया था, आरजू की वीडियो में, कि उन्होंने जो है वो ट्वीट किया था जिसकी वजह से सारे मुस्लिम जो हैं कम्युनिटी पाकिस्तान की, उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा गुस्से का इजहार किया था। इवन तो मैंने आपको ट्वीट किया था उस पर, और क्योंकि उनका ट्विटर हटाना, ट्वीट जो उन्होंने किया था वो डिलीट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप किसी के धर्म का मजाक उड़ाएं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो वक्त नहीं है कि आप जो है वो किसी के भी धर्म का मजाक उड़ाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो दूसरी कंट्रीज में हो। हमें रिस्पेक्ट करनी है हर एक की, और स्पेशली जब आप स्कॉलर हैं तो फिर आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इस तरह का मजाक उड़ाकर अपनी बचकाना हरकतों का जो है वो सबूत दें। तो मुझे तो बहुत ही अजीब इंसान लगता है ये, पता नहीं कैसे ये लोग इस तरह से किसी के धर्म के बारे में इस तरह से बोल लेते हैं। तो बाकी ये है कि कोई अगर हम लोग इस तरह से करते, मतलब हम लोगों ने किया है, मतलब आमिर लियाकत ने किया है, तो कोई मसला नहीं, उन्होंने डिलीट कर लिया, माजरत मांग ली, दैट्स इट। और अगर हम यही हमारे मजहब के साथ ऐसा किया जाता तो क्या हम लोग इस चीज को बर्दाश्त कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो करें तब जब हम लोग बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें। तो जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप लोगों को राइट नहीं बनता कि आप किसी के साथ फिर किसी को भी इस तरह से मौका दें। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मी साइमा पीरजादा, बाय बाय।